नहीं देखी हुआ ना बेटा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। नमस्कार, मैं मनवी मोदी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और विदिशाला की टीम मेंबर आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज हम विदिशाला के इनॉग्रल एडिशन ऑफ न्यूज़लेटर के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं और इसके लिए हमारे समस्त है माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया जी, जो महिला उत्पीड़ना पर अपने विचार साझा करेंगे और इस न्यूज़लेटर का उद्घाटन करेंगे। हमारे इस न्यूज़लेटर का थीम है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन अमिड कोविड-19। आज के युग में अपराध का स्तर बहुत बढ़ गया है और इसमें भी महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो हमारा न्यूज़लेटर इसी पर फोकस करता है। अभी हमको हर जगह सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। हाल ही की बात करें तो यूपी में हाथरस में जो बलात्कार है उसे ही देख लीजिए, और ये तो वो है जो सामने आया है। ऐसे ही कितने और भी केसेस हैं जो सामने नहीं आते। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 88 रेप केसेस पर डे होते हैं और ये तो वो है जो हमें पता लग रहे हैं। ये तो आइसबर्ग की टिप है जो हमें दिख रही है। ऐसे कितने ही केसेस अब अंदर ही दब जाते हैं। और इन सब अपराध में एक और ऐसा अपराध है जिसकी महिलाएं शिकार होती है और वो है डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस खासकर लॉकडाउन के दौरान काफी बढ़ गया है। लॉकडाउन सबकी सेफ्टी के लिए था, पर सब लोग सेफ नहीं थे। महिलाएं अपने घर पर सेफ नहीं थी और इस लॉकडाउन के दौरान जो डोमेस्टिक वायलेंस का रेट है वो भी पिछले 10 साल के मुताबिक काफी बढ़ चुका है। अब इसी के साथ मैं माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद। मैं कुणाल शर्मा जी सर। जुड़े हुए सभी बंधुओं, आज आपने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। आप विधि के छात्र हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। सौभाग्य से मेरा भी जीवन का प्रारंभ उसी विद्यार्थी परिषद से हुआ था और आज मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ उस विद्यार्थी परिषद की देन है कि उसने मुझे जो संस्कार दिए उन संस्कारों को लेकर के मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कुणाल जी, आपने ये जो विदिशाला जो पत्रिका निकालने का जो सोचा है उसके लिए आपको बधाई, और विशेष करके इस बात के लिए कि आपने महिला अपराधों को फोकस करते हुए इस कोविड-19 में इस विषय पर अपनी इस पत्रिका का प्रारंभ कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे तो महिला अपराध मैं सोचता हूँ एक समाज की बहुत बड़ी समस्या है और ये हर समय में रही है, कम और ज्यादा। क्योंकि मैं गृह मंत्री के रूप में भी काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं इससे अच्छी प्रकार से परिचित हूँ। उसके कारण कई भी हो सकते हैं, लेकिन समाज की जिस प्रकार की गिरावट की भी एक सीमा आ रही है। मैं सोचता हूँ कि नाबालिग बच्ची 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ भी रेप होता है, ये हम लोगों ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं और कभी इसको
सोचने की मानसिकता भी नहीं बनी। पर दुर्भाग्य है कि आज कई बार ऐसी छोटी बच्चियों के साथ भी इस प्रकार के दुष्कर्म होते हैं और उसके साथ बच्ची को मार भी दिया जाता है। मैं सोचता हूँ ये वास्तव में इस समाज की निकृष्टतम स्थिति का वर्णन करती है। राजस्थान वैसे महिला अपराध की दृष्टि से हमेशा नेशनल क्राइम रिपोर्ट में चर्चा का विषय रहा है। मैं गृह मंत्री होते हुए भी यह अभिमान नहीं करता हूँ कि मेरे टाइम पर अपराध नहीं हुए थे, लेकिन मैंने प्रयत्न किया और प्रयत्न करने से जब मैंने इसका चार्ज दिया तब क्राइम रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान नंबर 2 पर था महिला क्राइम। वो मैंने प्रयत्न करके 18 तक ले जाते देश में 4थे स्थान पे जरूर ले आए और निरंतर अपराध में कमी करने का भी प्रयास किया और लगभग उन 3 सालों में 16, 17, 18 में 21% महिला अपराध घटाए भी थे। लेकिन इस सरकार के आने के बाद क्योंकि इसका कोई फुल प्रोजेक्ट गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का चार्ज होने के कारण से वो इस पर इतना समय भी नहीं दे पाते और इतना फोकस भी नहीं कर पाते, जिसके कारण से इस क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। दुर्भाग्य यह है कि 18 में जब मैंने क्राइम छोड़ा था तो 18 के अगस्त तक क्राइम जो है ना, बलात्कार कह रहा हूँ, केवल बलात्कार, वो 3000 के लगभग थे और 19 में अगस्त तक का जो आंकड़ा था वो 4200 हो गया और इस समय जो 2020 का अगस्त तक का आंकड़ा है अपहरण का, बलात्कार का, वो लगभग 3500 है। इसका मतलब इस कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन रहा, सारे कामकाज बंद रहे, बाजार बंद रहे, सब कुछ रहे, लोग घरों में रहे, इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी 18 की तुलना में 14% आज की तारीख में अपराध बढ़ा हुआ है। तो ये जो महिला अपराध में अब हिंदुस्तान में भारत नंबर 1 पे आ गया, ये आपके मेरे सबके लिए दुखद विषय है, क्योंकि आखिर राज्य आपका भी है, राज्य मेरा भी है। केवल सरकार पर ही सारा छोड़ करके अपन ये कहे कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी बात की, मैं इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन सरकार का भी इसमें दोष है। उसका दोष ये है कि हम लोगों ने पिछली सरकार के समय वसुंधरा जी के टाइम पर जो नाबालिग बच्चियों के साथ कोई रेप की घटना हो जाती थी या और कुछ होता था तो उसमें सजाए मौत के रूप में फांसी की सजा तक का प्रावधान किया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य है, दूसरा राज्य हम है और उसके बाद केंद्र ने भी इसमें परिवर्तन किया। लेकिन फांसी की सजा तो तब होगी जब ट्रायल होगी। ट्रायल में इतना अधिक समय लग जाता है कि कई बार वो वास्तव में अपराध इधर उधर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी रिपोर्ट के द्वारा इस बात का भी बार बार प्रेशराइज करें कि जितने भी महिला अपराध और विशेष करके नाबालिग बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं और सामूहिक रेप की घटनाएं होती है, उसमें ट्रायल जो है ना, अधिक से अधिक 6 महीने लेकर के यस और नो, या तो छूटना है अभियुक्त तो छूट जाए और सजा होनी है तो हो जाए, तब हो सकता है कि शायद इस अपराध को हम किसी प्रकार से कंट्रोल। मेरा एक आपसे विनम्र आग्रह है, कुणाल, मैं आपके बड़े भाई के रूप में भी, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में भी कहता हूँ, समाज की इस बुराई को आपके अपने पेपर के माध्यम से केवल चुटकुलेदार बनाना, हाईलाइट बनाना, लोगों को पढ़ने में आनंद आए, ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद ये है कि समाज को कैसे जागृत करें, हम समाज को हम कैसे जागृत करें जिसके कारण से समाज में कुछ इस बारे में सुधार का क्रम बने और इसमें से कुछ सकारात्मक चीज निकाल करके हम समाज को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करें। इस बारे में हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूं कि आप अपनी पत्रिका के माध्यम से जो आपने एक प्रयास किया है, और विशेष करके मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है कि एक विद्यार्थी जीवन में है ना, अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा काम आपने अपने हाथ में लिया है। मेरा ये है कि आप अपनी टीम भी इसी प्रकार से बनाएं, जो टीम इसी प्रकार से गुणवान टीम हो, क्योंकि व्यक्ति जीवन में और समाज में सुधार वही कर सकता है जो अपने स्वयं के जीवन में जिसके सुधार हो। जिसका स्वयं का जीवन अच्छा हो तो कई बार लिखने से व्यक्ति नहीं सीखता है, केवल व्यक्ति जो है ना उसको देख करके भी सीख जाता है। तो हम सब लोग आज जो विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हैं बंधुओं, आप और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे लोगों के समूह में आए हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं
जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श ढंग से जिया है और जी करके अपने जीवन के आधार पर नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया है। और इसलिए मैं एक बार आपको और आपके सब साथियों को जो इस काम के अंदर लगे हैं, जिन्होंने इस पत्रिका को इस स्वरूप में लाने का प्रयास किया है, इस स्वरूप में लाने का जो प्रयास किया जिसने भी, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ये जरूर चाहता हूं कि आगे चल करके आप इस पत्रिका के माध्यम से है ना केवल और केवल न्यूज देने का काम नहीं करें, आपके माध्यम से समाज परिवर्तन कैसे हो सकता है इस पर थोड़ा फोकस डालने का प्रयास करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं सोचता हूं कि क्राइम की दृष्टि से राजस्थान को हम इस अपमान के इस दौर में से कैसे निकाल सकते हैं और राजस्थान को हम अच्छा बनाने की और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपका मेरा प्रयत्न केवल और आलोचना करने का नहीं रहे, केवल आलोचना के आधार पर अपने आप को नहीं, तो आलोचना को समालोचना में ले जाते हुए सुधार की ओर कैसे ले जाएं, इसको भी फोकस रखें और इसको भी ध्यान में रख करके अगर अपन काम करेंगे, प्रयत्न आपका बहुत अच्छा है, ईश्वर आपको सफलता देगा। लेकिन सफलता के लिए कठिन परिश्रम भी चाहिए और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी श्रेष्ठ बनाकर समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश करोगे तो लोग आपकी बात का अनुसरण भी करेंगे और आपकी बात का पालन भी करेंगे। आपने जो प्रयत्न किया, आपकी टीम ने जो प्रयत्न किया, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर एक बार कि आपका एक अच्छा प्रयास है, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय भारत। सर धन्यवाद। आपके इन ऊर्जावान शब्दों से सर हमारे जितने भी साथी हैं वो सब प्रसन्न हो गए, सब में ऊर्जा नई भरी है आप लोगों ने। अब मैं इसका ध्यान आपका एक और चीज पे आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि नारी अबला है, हमारी संस्कृति में कहा गया है नारी जो है शक्ति का स्वरूप है। तो जब नारी शक्ति का स्वरूप है तो नारी अबला हो ही नहीं सकती, और जब नारी अबला हो ही नहीं सकती तो ये जो समाज की जो सोच है, जो अंग्रेज छोड़ गए, जो मुगलों ने छोड़ दी, उसको हमको बदलने की जरूरत है। उसको हमारे को पूरा जो एक चीज है, एक पैटर्न है, जब तक हम उस सोसाइटी का पैराडिग्म नहीं बदलेंगे तब तक ये समाज सुधार नहीं सकते हम। इस पत्रिका के माध्यम से विदिशाला परिवार ने घटनाओं का उल्लेख किया है, घटनाओं के साथ साथ जितने भी कानून हैं उन कानूनों का भी उल्लेख किया है। साथ ही साथ में सबसे बढ़िया चीज जो हमारे टीम मेंबर्स ने करी है, इसके अंदर हमने एक साइन लैंग्वेज का हमने इसके अंदर बताया है कि अगर कोई भी महिला खतरा महसूस करती है तो वो इस तरीके से साइन कर सकती है। इस तरीके से साइन करने से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसी से भी मदद ले सकते हैं और सामने वाले को यह पता नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर हेल्पलाइन नंबर्स, हमने साइन लैंग्वेज के हिसाब से कैसे मदद पहुंचाई जाए, अगर कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हमने A to Z हैंडी रेफरेंस के माध्यम से हमने इसमें समाज को अवेयर करने के लिए ये लिटरेचर तैयार किया है। मुझे यह पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये सबको फायदा देगी, फायदा पहुंचाएगी। इसी के साथ में मैं माननीय हमारे चीफ गेस्ट माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय श्री गुलाब चंद कटारिया जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी इस मैगजीन का अनुलोमन करें, प्लीज सर। भैया वो पत्रिका ला तो ये इनकी जो, हाँ एक सेकेंड, है ना तुम्हारे पास? इसी बीच अगर हमारे मेंबर्स का हमारे चीफ गेस्ट से अगर कोई भी प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये हमारी पत्रिका है। कांग्रेस ब्रो। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हमारी इस चैनल से आप जुड़े रहे और आगे भी कामना करते रहेंगे कि आप यूं ही हमारी हेल्प करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको भी भैया।
मैं मानवी से आग्रह करूंगा कि वो आगे की कार्यवाही करें। अब मैं हमारे फाउंडर विदिशाला के मिस्टर कुणाल शर्मा को हैंड ओवर करती हूँ ताकि वो हम सबको एड्रेस करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे चीफ गेस्ट माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय श्री गुलाब चंद कटारिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारा प्रयास सुनकर और हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट सुनकर उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस पत्रिका में अपना शुरू से ही योगदान दिया। जब मैंने सर को ये बताया कि हम इस तरीके की कुछ मुहिम चालू करते हैं, तो सर ने मुझे एक चीज बोली थी कि बेटा, इस मुहिम को चालू करने के साथ साथ आप लोग एक हेल्पलाइन भी चालू करिए। उस हेल्पलाइन से होगा क्या कि जो महिलाएं जो सिस्टम के द्वारा न्याय को प्राप्त नहीं कर पाती, वो आपके द्वारा, आपके एनजीओ के द्वारा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस न्याय की मुहिम में अपने को रखकर और अपने न्याय को प्राप्त कर पाएंगी। क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने राइट्स को लेकर अवेयर नहीं है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों को जानती नहीं है। उन अधिकारों की प्रकाश डालने के लिए हमने इस पत्रिका को लॉन्च किया है। इस पत्रिका में हमने महिला जितने भी नेताएं हैं उनका केंद्र करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से आशीर्वाद लिया है। साथ ही साथ में वसुंधरा राजे जी जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान हैं, उनसे भी हमने इसके अंदर आशीर्वाद लिया है। साथ ही साथ वृंदा कराट जी जो कि राज्यसभा की मेंबर है और विमेन एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी हमने इसके अंदर ग्रीटिंग के लिए हैं। साथ में जब हम बात करते हैं महिला उत्पीड़न की, महिला अवेयरनेस की, जब हम बात करते हैं तो हम पूरा मुद्दा छोड़ देते हैं सरकार पर, विपक्ष पर और नेताओं पर। क्यों नहीं हम काम करते, क्यों नहीं हम सोसाइटी को अवेयर करते अपने ही ढंग से, अपने ही तरीकों से। अगर हर एक नागरिक, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सरकार और विपक्ष भी एक नागरिक हैं, तो हर एक नागरिक जो सरकार और विपक्ष बनाने में, अपना वोट देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही नागरिक अगर समाज को प्रकाश देने में, समाज को सुधार देने में अगर अपने लिए आगे आएगा, तो मैं समझता हूं कि जो सबकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कम हो जाएंगी और इस तरीके के अपराधों में निश्चित तौर पे कमी आएगी। मैं माननीय मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि हमारे जो गेस्ट हैं, अगर उनका कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो कृपया एक एक करके अपना प्रश्न पूछिए उनसे। नमस्कार सर, मेरा नाम ब्रह्मदेव तिवारी है। मैं 5 ईयर लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और कुणाल जी का जूनियर हूँ। तो सर मेरा, जैसे कि आज की थीम थी कोविड-19 युग के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध, उसी दौरान कोविड-19 जिस साल को अपन जान बचाने का साल बता रहे हैं, उसी दौरान यौन उत्पीड़न जो बढ़े हैं, बाल विवाह, तलाकशुदा और कन्या भ्रूण हत्या और संपत्ति के अधिकार में भी अड़चने आई हैं। तो क्यों ना, जैसे कि बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार अभी एक जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसी दौरान शराब पीकर लोग कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, महिलाओं से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, सीनियर अधिकारी उनको कॉल करके परेशान कर रहे हैं, ऐसे केस आ रहे हैं। और न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में भी कोरोना सेंटर में डॉक्टर ने बलात्कार की कोशिश की थी। और जैसे कि हाथरस का मामला, जो कि जहां पे भाजपा का वर्चस्व है इस समय, और अपने राजस्थान की बात की जाए तो सवाई माधोपुर के अंदर कल ही जो बीजेपी की नेता थी, उनका भी थोड़ा हाथ बताया जा रहा है। तो पार्टी का क्या योगदान रहेगा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और कब तक वो की जाएगी और क्या क्या योगदान रहेगा, आप बताना चाहेंगे? तो आपने जो सवाई माधोपुर की घटना के बारे में कहा है, बीजेपी की जिला अध्यक्ष भी उससे संबंधित है, हमने उसको तुरंत हटाया भी है और उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई और हो सकती है। और उसने जैसे कहा कि इसमें कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सारे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ भी बीजेपी निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेगी। हमारी पार्टी की पहचान है उसके चरित्र से, अगर उसमें ही किसी प्रकार का दाग लग जाता है तो ये पार्टी के लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है। मैं सोचता हूँ वहाँ की टीम ने किस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा, समय पे विषय उनके ध्यान में क्यों नहीं आया। मैं सोचता हूँ ये सब विषय हम सब लोगों के लिए भी सोचने का विषय हो गया कि हम अपनी टीम बनाते समय इन बातों का भी ध्यान रखें कि व्यक्ति के गुण हो सकते हैं,
लेकिन व्यक्ति का चरित्र कैसा है इसके बारे में भी ध्यान रखते हुए हम अपनी टीम बनाए तो हम ज्यादा सफल होंगे। बाकी गलत लोगों के आने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस बात के लिए हमने हमारी टीम को सचेत भी किया और बाकी सब कार्यकर्ताओं को भी इसके बारे में कहा है। हाथरस की घटना वास्तव में दुखद है, जिस प्रकार से भी घटी है। जांच होने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ जांच हो। लेकिन राजस्थान में भी एक के बाद ऐसी घटनाएं हैं। अब ये जो 12 की घटना हुई वो माइनर लड़की थी, इस कारण से माइनर हो या कोई भी हो, माइनर लड़की भी अगर उसके साथ रेप हो जाता है तो वो भी एक कानूनी अपराध है। ये छूट नहीं है कि वो माइनर थी और हमारी सहमति से हमारे साथ आ गई। इस प्रकार की बात अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने ट्वीट पे डाले, इससे ज्यादा दुखद विषय और कोई नहीं हो सकता है। मैंने तो जैसे सवाई माधोपुर की घटना घटी, मैंने इसको स्वीकार किया। मेरी पार्टी की कहीं कहीं कमी रही है, इसको मैंने माना है। ऐसे ही मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि केवल और केवल अपनी सरकार को बचाना हमारा मुद्दा नहीं है। जिसने गलती की है उसको दंड देना हमारा काम है, जिसको हमें करना चाहिए। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, तो उसी दौरान इस समय आप विपक्ष में नेता भी हैं, तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कानूनों में क्या परिवर्तन किया जाए? महिला से संबंधित जो कानून बनाए हुए हैं उनमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? कानून तो काफी कुछ अच्छे बना लिए। पिछली बार आपने देखा होगा हमने फांसी की सजा तक का प्रावधान इसमें किया है। लेकिन कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि कानून प्राप्त करने वाले का ही दम निकल जाता। तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार के जो संगीन अपराध है महिलाओं के संबंध में, इसको फर्स्ट ट्रैक में वापस डालना चाहिए और इसको समय बाउंड करके फैसला करा करके दोषी है तो सजा मिले, नहीं है तो मुक्त हो जाए। जी धन्यवाद सर। जी सर। और कोई मेंबर जो कुछ पूछना चाहें? जी महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे अपने ये कोर्ट प्रचारों में नेता अपने चुनावों के प्रचार करते हैं, जिस प्रकार सरकार अनेक योजनाओं के प्रचार करती है, उसी प्रकार ये महिलाओं के विषय में कुछ इस एडवर्टाइजमेंट या प्रचार के बारे में कोई योजना हो तो उनसे काफी कुछ सुधार हो सकता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के संबंधित कोई भी उनके जो एक्ट हैं उनके बारे में कोई नहीं बात करता। तो क्या कहना चाहेंगे आप, उनके बारे में कुछ एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए या नहीं होना? देखो, सरकार तो अपने लेवल पर इस प्रकार के जागरण का कार्यक्रम करती है, लेकिन मैं सोचता हूँ समाज को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, है ना। हम सब लोग भी केवल और केवल दोषों को नहीं देख करके जो अच्छी चीजें हैं महिलाओं की उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, जो कमियां हैं उनको भी दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ समाज सुधार करने का ही तरीका जो है वो सबसे प्रभावी होगा और असरदार भी होगा। उस और हम सब लोग कितना ध्यान दे पाते हैं, कितना समय दे पाते हैं, हमारे पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही बात करी है कि अगर समाज का एक अंतिम छोर का व्यक्ति भी अपने हाथ में मशाल लेकर चलेगा तो उससे प्रभावित होकर उसका पड़ोसी भी उसके हाथ से एक मशाल ले लेगा। ऐसे करते करते कारवां बनेगा और समाज का जो सुधार का कार्य है वो अपने आप ही बिना सरकार के, बिना विपक्ष के, बिना किसी नेता की मदद के वो सब हो पाएगा। इसलिए समाज के सभी व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी को लेकर हमारा विधिशाला भी जो है सतत प्रयास कर रहा है और जयपुर राजस्थान ही नहीं किंतु अपितु पूरे देश में यहाँ पे छात्रों ने इसके अंदर अपना योगदान दिया है। इस मैगजीन के अंदर पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से, चेन्नई से, इसमें जितने भी छात्र हैं, अधिवक्ता हैं, इसमें सब ने अपना अपना योगदान पूरे देश भर से दिया है। तो जब पूरे देश की बात होगी तो पूरे समाज की बात होगी, घर घर की बात होगी और जब घर सुधरेगा तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी हमारा देश सुधरेगा। ये कोई एक सरकार की बात नहीं है, ये कोई एक राज्य सरकार की बात नहीं है, ये एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और जब नागरिक अपने मूल्यों को, अपनी जो है ड्यूटीज को समझेगा तभी ये सुधार का कार्य हो सकता है। इसी के साथ मैं मेरे चीफ गेस्ट साहब का, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय का हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे लिए थोड़ा सा टाइम दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे से जुड़े और इस पुण्य कार्य में हमारी मदद करी। धन्यवाद सर।
मैं सभी जितने भी सदस्य हैं हमारे, उन सबसे आग्रह करूंगा कि अगर इस मुद्दे पर किसी को कुछ बोलना है तो कृपया अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं कि आपको जो सॉफ्ट कॉपी है तो आपको मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आपको सेंड कर दी जाएगी। जी कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा कार्य किया। वंदे मातरम। सभी को जय श्रेष्ठ कार्य सदस्य जो जुड़े हैं उनको नमस्कार। मैं लेखराज सामोता विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छा किया, ये बहुत अच्छा है। लेकिन वास्तविकता में जो अपन जमीनी स्तर पर क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे अपन विद्यार्थी परिषद में रहकर मिशन साहसी प्रोग्राम चलाया, उसमें महिलाओं को खुद की यानी खुद के स्तर पर वो सुरक्षा कर सकती है, खुद लड़ सकती है सामने वाले बंदे से, कोई आता है उसका उससे दुराचार करता है तो। और दूसरी बात, अभी भैया बोल रहे थे कि राजनीति में महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वो सब, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो अभी भी वहां सरपंच बने हैं कहीं, तो सरपंच बनती है महिला, लेकिन जो वास्तविक कार्य होता है वो करता कौन है? उनके पति करते हैं, या फिर उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं वो चलाते हैं। तो कहने का मतलब महिला का तो कहीं इसमें रोल ही नहीं रहता है। तो ऐसा कुछ प्रावधान करना होगा कि जो चलता है फैमिली का उसको हटाए और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अच्छा कदम उठाए। और साथ ही वैधानिक कार्यों के लिए भी आप कुछ ऐसा स्टेज दे सब महिलाओं को कि वो उनको जरूरत पड़े तो आपके पास आए और आप उनको विधिक राय उपलब्ध करवाए। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम पूरे राष्ट्र में एक ऐसी हेल्पलाइन चालू करें जिससे महिला ना केवल अपनी शिकायत लेकर आए बल्कि पूरा न्याय दिलाने की प्रक्रिया जो है, विधिशाला इसको लेकर प्रयासरत है कि पूरे न्याय दिलाने तक जो भी प्रक्रिया है वो निशुल्क हो और कम से कम कीमत में उसको न्याय मिले। ऐसी हम जो है उसमें प्रोसेस करके ऐसा ही हम एक सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। और आपके बीच में ऐसे सिस्टम को लेके हम बिल्कुल एक मीटिंग करेंगे और हम सब तब भी एक इनॉग्रेशन पार्टी रखेंगे कि हम इतने जो है पुनीत कार्य को हम चालू करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी मेंबर है जो हमारे से इस मुद्दे पर कोई बात करना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी कुणाल जी, आपने काफी कुछ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लेखराज जी ने बात कही कि जो अभी चुनाव चल रहे हैं सरपंचों के, तो उनमें बस जो औरतें हैं जिनको एससी की सीटें या एसटी की सीटें और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें दी गई है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बस उनको एक मुहरा बनाया जाता है ताकि वो चुनाव के लिए वो चुनाव लड़ सके। ओनली बस वो मुहरा है चुनाव का, जबकि चुनाव के सारे काम उसके बाद की सब उनके पिता या पति जो भी है उनके द्वारा ही किए जाते हैं। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए निर्देश जी, आपने बिल्कुल सही बात करी और मैं आपका ध्यान एक वेब सीरीज पे ले जाना चाहूंगा जो पंचायत थी, प्राइम वीडियो पे वो आई थी। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, पर उसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। एक महिला सरपंच होती है और उसके कार्य में एक सरपंच पति, जिसको हम कोई सरकारी पोस्ट नहीं है, वो अपने मंदी से सरपंच पति करके पूरी जो है सरकार गांव की चलाते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए, इसकी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए गांव में जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि उन्हीं के अधिकारों की बात है, जब तक महिला आरक्षित सीट पर कोई भी पुरुष दखलंदाजी करेगा तो उस आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कल को वो आरक्षण खत्म होएगा तो महिलाएं सबसे पहले धरने पे आती हैं कि आप आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हैं। तो उस धरने को बचाने के लिए और अपने अधिकारों को समय से पहचानने के लिए एक विद्रोह उस सीट के लिए कर देना चाहिए, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति उस सीट के साथ छेड़छाड़ ना करे। और महिला अगर नेता चुनी गई है वोटों के द्वारा तो वो महिला नेता ही हो, पुरुष नेता ना हो। और अगर कोई पुरुष है तो वो अपनी सीट पर पुरुष नेता अपना जो है अपने हिसाब से प्रबंधन कर सकता है। पर जो महिला की सीट है, महिला आरक्षण की सीट है, इसके लिए एनजीओस को आगे आने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आने की जरूरत है, जो महिलाओं को इस तरीके से प्लेटफॉर्म दे ताकि कल को कोई भी इनकी आवाज दबा नहीं पाए।
अगर कल को कोई ऐसी सीट पर कोई हंगामा होता है या कोई पुरुष आके महिलाओं से दादागिरी करते हैं या कोई घर के पुरुष ही महिलाओं की सीट के ऊपर कोई अपना प्रबंधन जमाने की कोशिश करते हैं, तो कल को ये एनजीओ का प्लेटफॉर्म आके उनका स्टिंग कर सकता है, उनका पर्दाफाश कर सकता है। इस तरीके से बिना सरकारी मदद के हमको इस तरीके से इसमें समाज के अंतिम छोर तक महिला सशक्तिकरण के आवाज को पहुंचाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल सर। हम विधिशाला में हमने शुरू से ही सभी वर्गों को साथ में लेकर महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर अनेकों प्रोग्राम चलाए हैं। हमने अनेकों एडवोकेट से, जजेस से हमने वेबिनार्स करवाए हैं। विधिशाला ने हजारों बच्चों को फ्री में एजुकेट किया है। हम इंटर्नशिप देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप देते हैं। हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार्स हैं। और ये मैगजीन भी हमने सिर्फ इसी पर्पस से निकाली है ताकि जो सोशल अवेयरनेस है, समाज के जो सोशल प्रोग्राम्स हैं जो सरकार आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, जो नेता आम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी ये पत्रिका एक स्टूडेंट्स की पत्रिका, आप सब जितने भी लोग चाहे विधिशाला से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, मैं समझता हूँ सारे लोग हमारे एम्बेसडर हैं, सारे लोग विधिशाला के एम्बेसडर हैं। तो आज की मीटिंग में सुनी गई बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर महिला सशक्तिकरण के हमारे छोटे से कार्य में भागीदारी कर और इस देश को मजबूत करने का, इस समाज को मजबूत करने का कार्य आप लोग निश्चित रूप से करेंगे, मुझे ऐसी आप लोगों से आशा है। इसी के साथ मैं मानवी जी को माइक ट्रांसफर करते हुए इसका लास्ट जो भी मीटिंग का है उनसे कंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पे प्रस्तुत सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो हमसे जुड़े और इस एक बहुत अच्छे कॉज के लिए जुड़े हैं हमारे साथ, ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो हो और महिलाओं को उनकी आवाज मिले। और विधिशाला पे हमने ये न्यूज़लेटर जो शुरू किया है इसी को ध्यान में रखते हुए किया है ताकि सबको इसके बारे में अवेयरनेस मिले, क्योंकि जब तक हम सिस्टम में आएंगे तब तक काफी लेट हो जाएगा। तो अभी से ही हमें अपने स्तर पर काम करना चाहिए। इसलिए सबका धन्यवाद। बिल्कुल, आज जो भी यहाँ पे आए धन्यवाद। सभी जने जुड़े हैं आज, तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि आगे भी जब हम इस तरीके के कार्य करें तो आप हमसे जुड़े। आप हमारे एम्बेसडर हैं, आप इस देश के एम्बेसडर हैं। आपको देश सुधारने का कार्य करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार। इसी के साथ विधिशाला परिवार आगे भी अपने प्रोग्राम्स को लेकर आपके बीच आता रहेगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बहुत बहुत